हर चीज़ में मेहनत है, लेकिन उस मेहनत को प्रेम से कोई सपोर्ट करने भी खड़ा हो जाए, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वॉलंटियरिज्म। तो ये चीज़ अगर संसार को समझ आ जाए कि क्लोरोफिल इज गॉड, अब वो कहेंगे गॉड की डेफिनेशन अलग है, तो वो रास्ता अलग है, लेकिन मेरी समझ से पत्ता ही परमात्मा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू इम्पैक्ट स्टोरीज। थैंक यू। तो शुरू इस बात से करते हैं, जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले बोला कि लोगों को तो अच्छा लगता है सुनने में कि मैं इन्वायरमेंटलिस्ट हूँ, बट आपने बोला कि मुझे तो ये बात ठीक ठाक ही लगती है। हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं बेसिकली टीचर हूँ। अच्छा। आई एम अ बॉर्न टीचर। अच्छा। है ना। तो जैसे ही हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, मैं तब से लेके आज तक मैं टीचिंग इसमें हूँ। और ये जो पेड़ लगाने का सिलसिला है, ये जो एनवायरनमेंट के साथ, जैसे आप लोग बोलते हैं कि हम एनवायरनमेंट के साथ काम कर रहे हैं, हम अपने पेड़ पौधे वाले लोग हैं। सो ये तो हम प्रेम पूर्वक, मतलब क्योंकि 11 साल की उम्र से मैं कर रहा हूँ, इट्स अ हॉबी, इट इज़ माई हैप्पी सॉन्ग। मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है जब मैं पौधा लगाता हूँ, उस पर क्राउन आता है, उसमें छाया आती है, कैनोपी आती है, उसमें पक्षी आते हैं, उसमें चहचहाहट होती है, उसमें घोंसले बनते हैं। सो मैं अपनी खुशी के लिए करता हूँ, है ना। सो आई एम नॉट देयर टू, कोई ऐसा नहीं है कि मैं आई एम गोइंग टू सेव द प्लैनेट एंड आई एम सेविंग द हिमालयाज एंड आई एम सेविंग द रिवर्स एंड आई एम आउट देयर टू सेव द सॉइल एंड आई एम देयर टू सेव द व्हाटएवर। तो हमारा बहुत सिंपल सी चीज़ थी कि 11 साल की उम्र में जब हमने ठाना कि अब हम पेड़ पौधे लगाएंगे, तो एक बड़ी सिंपल सी प्यारी सी एक विश थी कह लो, या एक ख्याल था कि जो हमारी नानी और हमारी टीचर ने हमको दिया था कि पेड़ पौधों की संख्या को बढ़ाओ। बस दैट वाज टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ ट्रीज इन इंडिया। दैट वेरी सिंपल थिंग। सो हाईवेज पे इधर उधर हमने लगाना शुरू किया। आई टेल यू द डिटेल्स लेटर। लेकिन ये है कि इसीलिए मैं अपने आप को एनवायरमेंटलिस्ट नहीं कहता हूँ। मुझे एनवायरमेंटलिस्ट ना बड़ा ऐसा लगता है कोई बहुत पढ़ा लिखा और बहुत स्टैट्स के बारे में बात कर रहा है, नंबर्स पे बात कर रहा है, साइंटिफिक टर्म्स के बारे में बात कर रहा है। हम कुछ नहीं करते, हम बहुत सिंपल रखते हैं चीज़ों को। और एज अ टीचर, जिसको कहते हैं ना, आप स्टूडेंट को बहुत सिंपल वे से सिखाते हो, तभी स्टूडेंट को समझ आता है, तभी उसको ही शुड ग्रास्प द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। उसको रट्टा नहीं डलवाना। तो सेम वे पर्यावरण में भी ऐसे ही होता है कि आप उनको बहुत ही सिंपल चीज़ और सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन, पहले तो आप प्रैक्टिकली उनको करके दिखाते हैं। तो ये प्रैक्टिकली करने के चक्कर में हम लोगों ने, मैं और हमारा जो पूरा मूवमेंट है, जिसको हम गिव मी ट्रीज ट्रस्ट बोलते हैं, तो ये हम लोगों ने 2.5 करोड़ पेड़ लगाया है, 5,17,000 एकड़ हमने कवर किया है। तो ये एक लेबोरेटरी बनी। यहाँ पे अब जो हमारे फॉलोइंग है 4 लाख लोगों की, जो आते हैं जाते हैं, जो काम करते हैं, तो वहाँ पर भी हम उनकी टीचिंग कर रहे हैं, हम उनको सिखा रहे हैं, हम उनको, जैसे कि आजकल की मॉडर्न लैंग्वेज में बोलो ग्रीन स्किल्स, है ना, लोगों को समझ आएगा ये बात, ग्रीन स्किल्स। तो हम उनको सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप आइए और आप हमसे सीखिए, हम आपको करके दिखाएंगे। सिर्फ ज्ञान प्रवचन देने से कुछ नहीं होता, आपको उनको ज़मीन पे करके दिखाना होगा, उनके हाथ से करवाना होगा, वो जो गलती करेंगे उसको ठीक करना होगा। इट इज़ जस्ट लाइक अ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, यू नो। सो बहुत लोग मुझे बोलते हैं आप तो पूरा स्कूल ही चलाते हैं, तो जैसा भी जो भी कहना चाहे, लेकिन हाँ, हमें खुशी मिलती है, मज़ा आता है। इट इज़ आवर हॉबी। हमारा लोग वर्ड एक यूज़ करते हैं पैशन, मुझे नहीं पता वो क्या होता है, लेकिन ये है कि हमें अच्छा लगता है। और जब लोग आते हैं और बड़े प्रेम पूर्वक हमारे साथ जुड़ते हैं, काम करते हैं, सीखते हैं, और फिर वो अपने अपने गांव जाके, अपने अपने शहर जाके, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने कैंपस में, जैसे आर्मी के बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग बहुत काम करते हैं, हाउसवाइफ्स बहुत जुड़ी हुई हैं, हमारी 60% वर्कफोर्स जो है विमेन की है। अच्छा। बच्चे बहुत जुड़े हुए हैं। तो वो जो जाके जो टीचिंग लेके जाते हैं और फिर वो खुद करते हैं, मज़ा तो उस चीज़ का है कि वो नहीं जो हमने किया, लेकिन जो हमें देख के हमारी टीचिंग के कारण दूसरे लोग जो कर रहे हैं, वो असली चीज़। करेक्ट।
जैसे मतलब शायद गलत होगा सही होगा मुझे नहीं पता, जैसे आजकल फास्ट फैशन होता है ना, वैसे ही लोग सोशल वर्क को भी शायद इसीलिए बहुत इतना आज का महत्व नहीं दे रहे हैं, बिकॉज क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग इसे फास्ट फैशन की तरह यूज़ कर रहे हैं। हाँ, सोशल वर्क की कॉन्वर्जेशंस जो हैं, हाँ। सोशल वर्क के ऊपर डिस्कशंस जो हैं, हाँ। सोशल वर्क पे जो पैनल डिस्कशंस हैं, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस होती हैं, सोशल वर्क और क्लाइमेट चेंज एंड सेव दिस एंड सेव दैट, वो फ्री में हो जाती हैं। उसमें कोई मेहनत नहीं इन्वॉल्व है ना। तो सस्ता टिकाऊ मामला है, तो लोग लगे हुए हैं करने। तो ठीक है, दिस इज ऑल्सो एक ट्रेंड है, एक ट्रेंड है। जैसे आप लोग क्या बोलते हैं, वो हैशटैग है या जो है, तो चल रही है मार्केट में, ये चीज़ बिक रही है, तो लोग कर रहे हैं, लोगों को भी आनंद आ रहा है, मज़ा ले रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है अंकित जी, एक्चुअल ग्राउंड पे कुछ दिखता नहीं, ग्राउंड पे नहीं दिखता। अगर ग्राउंड पे दिखता तो हमारे दिन ब दिन जंगल काम ना होते, दिन ब दिन हमारी गांव गर्म ना होते, दिन ब दिन हमारी सॉइल्स खराब ना होती, दिन ब दिन हमारे रिवर्स ड्राई ना होते, दिन ब दिन हमारे तालाब ना सूखते, दिन ब दिन हमारी ह्यूमन एनक्रोचमेंट ना होती। अगर इतना कुछ जो आप सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, अगर वाकई सब कुछ हो रहा होता तो ये फिर क्या है, ये फिर क्या है ना। तो आप एवरी डे, एक मैं गवर्नमेंट की ही एक रिपोर्ट देख रहा था कि एवरी 6 minutes वी लूज ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट टू द साइज ऑफ 2 football fields. Every 6 minutes in India, every 6 minutes we are losing old growth trees of the size of 2 football fields. तो आप मुझे बताइए, अगर इतना कुछ हो रहा है, मिलियंस ऑफ पीपल आर टॉकिंग ऑन एनवायरनमेंट, ये सब हो रहा है, तो फिर ये क्यों हो रहा है भाई? ऐसे कैसे, है ना। तो क्या है, पर ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग फार्मिंग में आ रहे हैं, मुझे बड़ी बहुत खुशी होती है। मैं तो मेरे अपने स्टूडेंट्स जो हैं वो फार्मर्स बने, मेरे अपने स्टूडेंट्स जो हैं वो IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर के बाद उन्होंने 4-5 साल उन्होंने सॉफ्टवेयर में काम किया और IT में काम किया, और उसके बाद छोड़ के उन्होंने छोटे छोटे कस्बों में अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग के वो किए। तो बहुत सो आई एम वेरी पॉजिटिव ऑल्सो कि हाँ अच्छा हो रहा है। हाँ, शायद मुझे थोड़ी सी फिक्र होती है कि जिस पेस पे होना चाहिए, जिस तेज़ी से होना चाहिए, क्योंकि वी आर लूजिंग टाइम, हमें पास समय बहुत कम है, तो उस पेस पे नहीं हो पा रहा। और उसके लिए क्या है, पॉलिटिकल विल की बहुत ज़रूरत है, ऊपर से एक विजनरी एक पुश की ज़रूरत है, कैबिनेट लेवल पे, मिनिस्टर लेवल पे, MP लेवल पे, MLA लेवल पे, कॉरपोरेटर लेवल पे, सिविल सोसाइटी लेवल पे। करेक्ट। लेकिन चलो ठीक है, मैं ये सोचता हूँ कि एक तरीके का क्या बोलते हैं उसको, फिज़ा बन रही है। शायद हो सकता है 1-2 साल लोग सिर्फ बातें करें, और फिर उसमें से 50% लोग भी अगर वाकई ज़मीन पे उतर आए काम करने पे, तो फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं ना हमेशा एक स्टेटमेंट बोलता हूँ अपने हर कॉन्वर्सेशन बंदे से जो सामने बैठे होते हैं, उनसे एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, और आप लोगों से एलेबोरेट करना है। हाँ, 2 लोग कॉफ़ी टेबल पे बैठे हैं जी, लकड़ी की टेबल है, हाँ जी, दोनों चाय पी रहे हैं जी, और एक सामने वाला टिश्यू पेपर से मुंह पूछते बोलता है, दुनिया में ना पेड़ बहुत कट रहा है, मैं सोशल वर्क में बहुत बहुत सपोर्ट करने वाला हूँ। हाँ हाँ, तो देखो कितना बड़ा ये विरोधाभास है, है ना। जब आपके पास कॉटन के हैंकरचिप्स भी हो सकते हैं, हमारे जैसे मैं तो बहुत यूज़ करता हूँ, आज तो आपका पॉडकास्ट है तो इसलिए मैं गुड बॉय बन के बैठा हूँ, मैंने गमछा नहीं पहना, लेकिन अदरवाइज मेरा गमछा हमेशा मेरे पास रहता है। तो हमारे पास हैं ऑल्टरनेटिव्स हैं। अब यही तो सेंसिटिविटी लेकर आनी है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, चाहे वो स्ट्रॉज हैं, प्लास्टिक स्ट्रॉज हैं, चाहे आपके टिश्यू पेपर है, चाहे आप किस तरह से शावर में नहाते हैं। करेक्ट। आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ शावर बंद कर दो, ठीक है, कभी कभी हम भी नहा लेते हैं, लेकिन अगर आप बकेट और मग से नहा लें, आप जो अपने पौधों को पानी भी डालते हैं, आप किस तरह से डालते हैं, बहुत छोटे छोटे एक्ट्स होते हैं, बट इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। बूंद बूंद से ही सागर बनता है। सो ये जो आपने टिश्यू पेपर की बात कही, ये तो मेरा फेवरेट है, मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ
रेस्टोरेंट्स में जब लोग आके बॉटल्स रख जाते हैं टिशू, तो मैं कहता हूँ बॉटल भी ले जाओ और टिशू पेपर भी ले जाओ, मेरे को तुम अपने रसोई में से नलके में से एक स्टील के ग्लास में पानी दे दो, बस मैं वही पी लूँगा, मुझे ये प्लास्टिक की बॉटल में मत दो आप। बिल्कुल। हाँ, तो इट्स अबाउट सेंसिटिविटी, है ना। और यू डोंट हैव टू मेक अ बिग इशू, यू नो, बिग थिंग अबाउट इट। छोटी छोटी चीज़ें हैं। और जैसे एक मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्पीक अप, डोंट बी साइलेंट। अगर तुम्हें कोई चीज़ गलत नज़र आती है तो ये नहीं है कि आप झगड़ा करने बैठ जाओ उस चीज़ पे, कंट्रोवर्शियल मत करो उसको, कन्फ्रंटेशन वाला एटीट्यूड, स्माइल के साथ, प्यार से, सॉफ्टली पॉइंट आउट करो उस चीज़ को, यू नो, कि ये वाली चीज़ अगर 5-6 लोगों ने भी इस तरह से पॉइंट आउट कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि वो रेस्टोरेंट जो है वो कभी आगे चल के टेबल के ऊपर वो रखेगा। हाँ, लेकिन थोड़ी सेंसिटिविटी तो ओनर की भी होनी चाहिए फिर, कि अगर इतने लोग मुझे कह के गए हैं कि भाई टिशू पेपर मत रखो, प्लास्टिक की बोतल मत रखो, तो मुझे कुछ करना चाहिए। मैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आउटडोर रहता हूँ, हाईवेज पे रहता हूँ, ढाबे टपरियों पे मेरा ज़्यादा रहता है टाइम, तो मेरे तो जितने भी टपरी वाले लोग हैं मैंने सबके डिस्पोजेबल छुड़वा दिए। मैंने कहा मुझसे पैसे ले लो, या मैं कभी कभी तो बर्तन बाजार से जाके उनको एक सेट कटोरी, प्लेट, छोटी वाली प्लेट जिसमें वो सर्व करते हैं, जैसे गोलगप्पे वाला है, टिक्की वाला है, भेलपूड़ी वाला, तो मैं उनको खरीद के ही दे देता हूँ। मैं कहता ये लो बेटा, डिस्पोजेबल मत यूज़ करो। सो वी जस्ट नीड टू डू दोस लिटिल थिंग्स, एंड अगर आप वो करने में सक्षम हैं, और इट्स ऑल अबाउट योर ओन ऑनेस्टी अबाउट थिंग्स। करेक्ट। एक चीज़ है सिर्फ बोलना, दैट इज़ कॉपी पेस्ट। क्योंकि इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे आपने कुछ पढ़ लिया और आप उसी को रूबहू यू नो जेरोक्स कर रहे हैं। लेकिन अगर अंदर से वो चीज़ आपको हिट करती है ना, तो आप नहीं करोगे, आप बिल्कुल आप नहीं करोगे। एंड मेरा तो ये मानना है, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो बहुत लोगों को देखता हूँ, वो जहाँ भी जाते हैं दे लीव अ इम्पैक्ट। वो दूसरों को सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि नहीं, वो फलां आदमी आया था, उसने मुझे ऐसे ऐसे कहा और इतने प्रेम से, इतने प्यार से मुझे समझा के गया, नहीं यार मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा। करेक्ट। यही चीज़ें मैटर करती हैं लॉन्ग रन में। मुझे एक बार ना मैंने एक बंदे से बोला था बदलाव नहीं आ रहा है ना, किसी चीज़ को लेकर बोला बदलाव नहीं आ रहा, तो उन्होंने मुझसे एक छोटी सी बात बोली थी कि कभी ढलान में तेजी दौड़ोगे तो हमेशा मुंह के बल गिरोगे। हाँ। वैसे ही अगर आप बदलाव भी एक झटके से सोचो, एक झटके से आता है, वैसे कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। तो आप जैसे हम बात कर रहे थे कि हाँ भाई चेंज की बात करते हैं, तो लोग कहते हैं अरे चेंज कहाँ है, जंगल अभी बनाते हैं ना, जंगल हम भी खड़ा करेंगे। तो इस बारे में कैसे बोलोगे आप आगे? हाँ, नहीं, यू वांट टू बी जेंटल अबाउट थिंग्स, राइट, यू नो। पहली बात तो ये है, हर इंसान, अब जैसे डिफॉरेस्टेशन पे बात होती है, तो ये थोड़ी ना है कि सभी लोग जो हैं जाके जंगल में काम करना शुरू करेंगे या जंगल लगाना, पॉसिबल ही नहीं है। खेती बाड़ी की बात है, भाई डॉक्टर भी ज़रूरी है, इंजीनियर भी ज़रूरी है, आईटी भी ज़रूरी है, सीए वाला भी ज़रूरी है, एमबीए भी ज़रूरी है, हर हिसाब से हर टाइप के लोग ज़रूरी हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप प्लेनेट में जो ऑलरेडी नेचुरल वर्ल्ड है, आप उसको डैमेज मत करो। पहली बात तो उसको, जो है उसको प्रिजर्व करो, जो है उसको कंजर्व करो, जो है उसको डैमेज मत करो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो डैमेज हो चुका है, आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, या तो कोई कर रहा हो या तो उसको सपोर्ट कर दो, है ना, जाके उसके साथ भी खड़े हो जाओ, उसके कंधे पे हाथ भी रख दो, तो उसका जोश डबल हो जाता है। ये नहीं होता कि आपने जाके वहाँ पर फावड़ा लेके खड्डे खोदने होते हैं, नहीं, आप उनके लिए कोई स्नैक्स हैं, चाय पत्ती या कोई अब मैं आपको बताऊँ, हम अपना एग्जांपल देते हैं। हमारे पास जो रियल में काम करने वाले लोग हैं वो कुछ हज़ार हैं, लेकिन हमारे 4 लाख से ज़्यादा लोग वॉलंटियर्स हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। अब वो कैसे सपोर्ट करते हैं? जब वो साइट पे आते हैं, बड़ी मज़ेदार बात है ये। अब जैसे हम ज़्यादातर लोगों को बोलते हैं कि आप फाइनेंशियल सपोर्ट के अलावा आप हमें मटेरियल सपोर्ट दीजिए, तो वो मटेरियल सपोर्ट कहते कैसे, तो हम उन्हें लिस्ट भेज देते हैं। हमारी लेबर लगी हुई है, हमारे वर्कर्स लगे, उनको दूध भी चाहिए, चाय पत्ती भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, कप्स भी चाहिए, उनको चाय के लिए पार्ले जी बिस्किट्स हैं, उनके लिए कोई नमकीन ले आइए, कोई हल्दीराम का कुछ पैकेट ले आओ, या आप लोग कोई दाल चावल बना के ले आओ, घर से खिचड़ी बना के ले आओ, कोई पोहा बना के ले आता है, कोई समोसे खरीद के ले आता है, कोई
टीम को जोश आ जाता है कि देखो जी कम्युनिटी आई, लोग आए, हमसे मिलने आए, और हम उन्हें बोलते हैं उनको आके थोड़ी एक बख्शीश दे दो, थोड़ी शाबाशी दे दो, वो जोश में आ जाते हैं। वो जिसने 50 खड्डे खोदने होंगे वो 100 खड्डे खोदेगा उससे। छोटी छोटी चीज़ें है ना। हर बात में एक ही टाइप का काम नहीं होता है ना। आप आके बैठ भी गए, आप उसके साथ 1 घंटा खड़े भी हो गए धूप में, वो बेचारा 8 घंटे धूप में काम कर रहा है। क्योंकि जब आप जंगल लगाने जाते हैं, आप प्लांटेशन पे जाते हैं, तो एक चीज़ तो समझ लीजिए वो बैरन पैच ऑफ लैंड है भाई, वहाँ तो कोई छाया हुआ है कोई नहीं है ना। वो तो पूरा कल्लर ज़मीन है, वो तो पूरी ऐसे, कभी कभी तो डेजर्ट सेमी एरिड होता है, कभी रॉकी एरिया होता है, डेक्कन का एरिया इतना टफ सॉइल होती है, वो मुर्रम जिसको बोलते हैं, लाल ज़मीन होती है। अगर आप हिमाचल और उत्तराखंड में काम करते हो तो पत्थर ही नहीं टूटता सब्बल से। हमको आधा घंटे में हम लोग सिर्फ 1 फुट पत्थर तोड़ पाते हैं, उसके अंदर फिर हम मिट्टी भरते हैं, खाद भरते हैं, उसके अंदर हम पौधा लगाते हैं। तो हर चीज़ में मेहनत है, लेकिन उस मेहनत को प्रेम से कोई सपोर्ट करने भी खड़ा हो जाए, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वॉलंटियरिज्म। दैट वो सबसे प्यारा आशीर्वाद होता है। फिर हम लोगों को कहते हैं कि आप अपने हिसाब से हमें सपोर्ट कर दीजिए। किसी को फाइनेंशियली करना है, फाइनेंशियली भी इसलिए होता है क्योंकि हम उन्हें कहते हैं कि आप उनकी सैलरी स्पॉन्सर कर दीजिए। भाई एक लड़का है, उसको ग्रेजुएट बच्चा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही, हम कहते हैं बेटा आजा हमारे साथ काम कर, तो 12,000 रुपये आप स्पॉन्सर कर दो। भाई 12,000 के तो तुम पिज़्ज़े खा जाते हो, 12,000 का तो तुम स्नैक्स खा लेते हो, 12,000 तो तुम 2 बार 5 स्टार होटल में जाओगे तो तुम्हारा खर्चा हो जाएगा, 3 पिक्चरें देखोगे पीवीआर में, तुम्हारा खर्चा हो जाएगा। हम ऐसे ही समझाते हैं, है ना। तो हम उनको ये बोलते हैं, लेकिन अगर तुम 12,000 रुपये इस लड़के को दे दोगे तो ये कितने पेड़ लगाएगा 1 महीने में, क्योंकि वो फुल टाइम काम ही वो कर रहा है, उसने तो और कोई काम ही नहीं करना, उसने तो काम ही यही करना है, खड्डे खोदना, पेड़ लगाना, पानी डालना, खाद डालना, फेंसिंग करना, प्रोटेक्ट करना उसको, प्लांटेशन साइट पे काम करना, फैसिलिटी को पूरा मैनेज करना। ठीक है, तो फिर उनको बात समझ आती है, हाँ बात तो सही है। कोई 6 महीने के लिए स्पॉन्सर कर देता है, कोई 8 महीने के लिए। अब बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने 5-5 साल से हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। समझ की बात है। सो ये जो बात आपने कही कि कोई उठ के तो ऐसे जंगल लगाने नहीं चलेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, और हम चाहते भी नहीं। इतनी भीड़ अगर होगी तो काम भी नहीं होता। आपको सपोर्ट चाहिए इन अ वेरी जेंटल वे, आपको सपोर्ट। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, अब हम लोग तो सिर्फ 2 व्हीलर्स पे चलते हैं, हमारे पास गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं हैं, तो बहुत सारे हमारे प्यारे वॉलंटियर्स हैं, वो कहते हैं अरे सर आइए, हम आपके मज़दूरों को, आपके वर्कर्स को हम वहाँ तक छोड़ देते हैं, हमारी गाड़ी चले, हमारा ड्राइवर खाली बैठा हुआ है, ठीक है, खाद भी ले जाएगा, मिट्टी भी ले जाएगा, हमारे टूल्स भी ले जाएगा, हमारी बाल्टियाँ भी ले जाएगा, हमारी पाइप्स भी ले जाएगा, जो भी है। सो इट इज़, है ना। परिवार में होता है ना, जैसे परिवार में कोई इवेंट होता है, शादी होती है, तो सारे लोग आके वो करते हैं। तो हमारी जो कॉन्सेप्ट ऑफ वॉलंटियरिज्म है वो इस तरह से। सो हम लोगों को बस जो है ये जंगल वाली जो आपने बात की, मैं उस स्पेसिफिक उस पर बात कहूँगा। फार फ्लंग एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में जब हम जंगल लगाते हैं, वहाँ पर सारे वॉलंटियर नहीं आ सकते, बिल्कुल नहीं। वहाँ पर हमारी स्पेशलाइज्ड टीम जाती है। देखिए ऑनेस्टली देखो, वहाँ पर बिच्छू भी होगा, सांप भी होगा, जंगली जानवर भी होंगे, तो वो हमारी उसकी हैंडलिंग होती है। स्नेक हैंडलर्स होते हैं, हमारी टीम में एक स्नेक हैंडलर पक्का जाता है, ठीक है। फिर आपको फर्स्ट एड भी भेजनी है, मेडिसिन भी भेजनी है, आपको पूरा बैकअप भेजना है, आपको उनका सपोर्ट है, उनकी यूनिफॉर्म्स हैं, उनकी सेफ्टी गियर है, उनके गम बूट्स हैं, उनके स्पेशल ग्लव्स होते हैं, उनकी हैट्स हैं, उनकी सन हैट्स हैं, उनके स्पेशल क्लोथिंग भी होती है, जैकेट भी होती है, सर्दी भी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारी वो चेकलिस्ट होती है पूरी, वो हम सारा अरेंज करके उनको भेजते हैं। वहाँ पर हम इस तरह से ऐसे वॉलंटियर्स को नहीं भेजते। जब वो कुछ शेप ले लेता है, तैयार हो जाता है, छाया आ जाती है, 2-3 साल थोड़ा थोड़ा जंगल शेप लेना शुरू करता है, एंड वी थिंक इट्स अ सेफ प्लेस फॉर देम, तब हम वॉलंटियर्स को भेजते हैं वहाँ पर। फिर उसके बाद भी बहुत सारा काम होता है, हट्स बनानी है, पाथवेज बनाने हैं, बैम्बू का लगाना है, बायो फेंसिंग करनी है, तालाब खोदते हैं, बहुत काम होता है, तब जाके वॉलंटियर्स फिर काम करते हैं वो। तो इस तरह से हम सेग्रीगेट करते हैं। शहरों में अलग तरीके से वॉलंटियरिज्म होती है, रूरल एरियाज में अलग होता है, पहाड़ों में अलग तरीके का होता है, डेजर्ट एरिया राजस्थान में हमारा बहुत सारा काम चल रहा है, अलग तरीके से होता है। और फिर जो आपका फिर हम लोग स्कूल्स में बहुत काम करते हैं, कॉलेजेस में बहुत काम करते हैं,
वहाँ पर अलग टाइप की वॉलंटियरिज्म, फिर वहाँ पर अलग तरीके से कोई पेंटिंग बहुत अच्छा करता है, कोई वॉल पेंटिंग बहुत अच्छा करता है, तो हमें वो भी बैकअप चाहिए होता है, तो प्रेम से हम उनको बुला लेते हैं, तो वो उस तरह की वॉलंटियरिज्म भी करते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि जब भी क्लाइमेट की बात करते हैं, जैसे कोई टॉपिक निकल के आता है, क्लाइमेट हो, डिफॉरेस्टेशन हो, या फिर और कोई बात हो, तो लोग बहुत बड़े बड़े इवेंटों पे उतर जाते हैं, ग्राउंड वर्क पे कोई उतरना नहीं चाहता। हाँ, आसान है ना, आसान है ना, तो आप इवेंट मैनेजमेंट, वॉरियर सबसे बड़ा वर्ड है, वॉरियर जोड़ लेते हैं आगे। हाँ, वॉरियर है ना, वो क्लाइमेट वॉरियर बन जाते हैं। वो 2-3 पैनल डिस्कशंस में उन्होंने काम कर लिया तो वॉरियर बन जाते हैं हम लोग, है ना। तो ये, और वॉरियर कभी कोई काम नहीं करता, वॉरियर सिर्फ बात करता है, वॉरियर कभी काम नहीं करता। मतलब मैंने जो देखा है, मैंने आज तक नहीं देखा ग्राउंड पे वॉरियर को काम करते हुए, जो अपने आप को वॉरियर बोलते हैं, क्योंकि ये काम प्रेम से होता है, ये डेडिकेशन से होता है, डिवोशन से होता है, कंसिस्टेंसी चाहिए, परसिवरेंस चाहिए इसमें, और इसमें लगन चाहिए, इसमें आपको लगना पड़ता है। और मैं तो सीधा लोगों को बोलता हूँ, आप ये प्लांटेशन के काम में, फॉरेस्ट्री के काम में प्लीज़ एक्टिवली मत आइए अगर आप दिन के 8 से 10 घंटे एक्टिवली अगर आप नहीं दे सकते इसको, तो पाप लगेगा कि हम पौधे को लगा दें और उसको मरने के लिए छोड़ दें। नहीं जी, हम संडे टू संडे चले जाएंगे, ये संडे टू संडे वाला काम है ही नहीं। ये संडे टू, ये मंदिर जाने वाला काम नहीं है कि कहीं आप मेरा मतलब कहीं ऐसे ही जैसे आप क्लब चले गए संडे टू संडे चले गए, या रेस कोर्स चले गए संडे टू संडे, या गोल्फ खेलने चले गए संडे टू संडे, ये ऐसे संडे टू संडे नहीं होता। उसमें तो 7 दिन में पौधा ही मर जाएगा, उसको गाय भैंस बकरी खा जाएगी, कोई इंसान ही आके उखाड़ के ले जाएगा। तो आपको 24 घंटे 24/7/365 कम से कम 3 साल तक बच्चे की पूरी देखभाल करनी पड़ती है, तब जाके पौधा जो है वृक्ष बनता है। अभी वृक्ष वाली बात आई तो आपने मुझे बताया था कि ओबामा जी एक पेड़ लगा गए थे, पीपल का पेड़ लगा गए थे, वो बस वहीं का वहीं रह गया, एक दिन लगाया बाकी चले गए, बाकी सब आप लोगों ने टेक केयर किया। हाँ, हम लोगों ने किया, अब उस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा नहीं मेंशन करेंगे, लेकिन हाँ, ऐसा है कि कई बार ऐसा हुआ है। ये तो आपने एक छोटी सी बात कही, ये बहुत बार हुआ है कि बहुत सारी VIP मूवमेंट होती है और लोग पेड़ लगा के जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हम दिल्ली की ही बात कर रहे हैं। एक बार तो कामली और सचिन लगा के गए थे, एक जगह थी वहाँ लगा के गए थे, तो वो बेचारा वैसे ही खड़ा रह गया पौधा है, और वो पूरा झुक गया, मुरझा गया। तो बिकॉज भी अब क्या करें, अब हमारा दिल जो है पेड़ पौधों में है, तो हम लोगों ने जाके उसको रिप्लेस किया, और पानी, खाद, और अभी भी हम जब भी उस रास्ते से निकलते हैं, या हमारी टीम मेंबर्स निकलते हैं, हमने वो चेकलिस्ट बनाई हुई है, और वी जस्ट मेक श्योर दैट दोज ट्रीज आर लुक्ड आफ्टर। वैसे अब आपने बताया भी था, और मतलब मैंने सुना भी था कि आप खारदुंगला पास पे पहले इंसान है इंडिया से जो 2 व्हीलर पे जाके सारा 100 सीसी मेरे पास काइनेटिक, मैं उस वक्त काइनेटिक होंडा ना एक स्कूटर हुआ करता था, गियरलेस पहले वाला ना, ये बहुत पुरानी बात हो गई, 35 साल पहले, 35 की बात। तो हम कश्मीर घूम रहे थे, सो मेरी आदत है कि एक बार आप सडनली आप सुबह उठते हैं 2-3 बजे 4 बजे, चाय वाय पी के अपना बैग रखा स्कूटर पे और निकल पड़े। तो क्या जी नेटवर्क बनाने जा रहे हैं, क्या जी वो वॉलंटियर ढूंढने जा रहे हैं, है ना। तो हम लोग दोस्त ढूंढते रहते हैं, तो आपका जितने गांव खेड़ों में, छोटे छोटे कस्बों में जितने वॉलंटियर्स होंगे उतने आपके पेड़ होंगे, है ना। तो लोग सोचते हैं कि अरे आप इतने पेड़ कैसे लगा लेते हैं। मैंने कहा तुम भी दोस्त बनाओ, क्योंकि आधा काम तो 90% तो दोस्त कर देते हैं तुम्हारा, है ना, क्योंकि वो प्लांट्स भी डोनेट कर देंगे, वो खाद भी डोनेट कर देते हैं, उनके पास ज़मीन भी उनके पास होती है, और वो कहते हैं अरे अरे बस आप लगा के चले जाइए, बाकी हम पानी वानी हम देते रहेंगे, आपको फ़ोटो भी भेज देंगे, या मतलब दे कीप यू इन्फॉर्म। सो दिस इज़ द वे वी वर्क। हमारा स्टाइल है काम करने का, दूसरे लोग नहीं करते वो बात अलग है, लेकिन हम सबको इनकरेज करते हैं कि भैया खुले आसमान में बाहर निकलो, 4 दीवारी में बैठ के क्लाइमेट चेंज के ऊपर बातें करने से कुछ नहीं होगा, है ना। स्टूडियो से बाहर निकलना पड़ेगा, ये मिनिस्ट्री से बाहर निकलना पड़ेगा, 4 दीवारों, बेसिकली 4 दीवारों से बाहर निकलना पड़ेगा। तो आप बाहर निकलते हैं
तो आप बात भी करते हैं लोगों को, फिर थोड़ा सिखाते भी हैं, थोड़ा मोटिवेट भी करते हैं और उनको करके दिखाते हैं, है ना। आप जब एक गांव में जाते हैं तो आप कुछ करेंगे। अब जैसे हम लोग पीपल के ऊपर हमें ज़्यादा वो है, तो मैंने 1,27,00,000 पीपल लगाया है अभी। अच्छा। 46 ईयर्स में, है ना। तो ये जो 1,27,00,000 हमने पीपल लगाया, ये हमने लोगों की ये इसमें कंट्रीब्यूशन है भाई, बहुत लोगों से, बहुत कम्युनिटी लगी है इसमें। ना जाने कितने पंचायतें और कितने गांव और कितने लोगों ने हमें हेल्प की। मैं कभी भी नहीं कहता ये मैंने अकेले किया। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि लीडरशिप हमारी रही, इनिशिएटिव हमारा रहा, लेकिन इसमें तो बहुत लोगों ने काम किया। तो मेरा ये मानना है कि बाहर निकलो और लोगों से मिलो और कम्युनिटीज़ बनाओ। जब आप कम्युनिटी बनाते हैं तब आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बहुत लोगों को ये बात भी नहीं पता है कि आपने ओशो के साथ भी काम किया है। हाँ, हम सबसे पहले गए थे, हमारी नानी पढ़ा करती थी ओशो को, तो 1977 पुणे में पहली बार दर्शन किए थे ओशो। तो उन्होंने कहा था कि अभी तो बहुत छोटा बच्चा है, मैं 11 साल का था उस समय। तो उन्होंने कहा नहीं है, जिस दिन ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा पहले पढ़ाओ लिखाओ उसको, फिर भेज दीजिएगा। तो फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हमने 1986 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। मेरे सब्जेक्ट्स इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस थे। तो बस फिर वो करने के बाद इमीडिएटली मैं, जैसे ही मेरा लास्ट पेपर था जिस दिन, वो करके फिर हम पुणे आ गए थे। और फिर 1990 में तक ओशो थे और बहुत कुछ, ही वॉज माई, जैसे नानी और हमारे पेरेंट्स और मेरी टीचर ने बचपन में 11 साल की उम्र में हमें इंस्पायर किया। अब हुआ क्या था कि 89 का पीरियड ऐसा था कि जब मैंने 88 में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की, तो यू आर एट क्रॉस रोड्स। हॉबी के लिए तो आप पौधे लगा रहे हैं, बिल्कुल, और बहुत लगा चुके थे। उस वक्त हम 1.5 करोड़ के करीब क्रॉस कर चुके थे। अब ये होता है कि आई वॉज अ टॉपर, स्कॉलरशिप्स भी मिल रही थी। अब ये था कि बाहर चलते हैं, PhD करेंगे, शेक्सपियरियन स्टडी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। तो मुझे था कि मैं बाहर जाके, और कॉल्स भी आ रही थी। तो उस समय जो हैं 1-2 चीज़ें हुई, और हम उन्हें आचार्य जी कहते थे, आचार्य जी, लोग उन्हें ओशो कहते हैं। मुझे आचार्य जी अच्छा लगता है क्योंकि वो मेरे टीचर थे, तो हम आचार्य जी बोलते हैं। तो आचार्य जी ने, ये जुलाई 1989 की बात है, तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी सी बात कही। उन्होंने कहा कि परिवर्तन, कभी ये अहंकार मत रखना कि तुम पेड़ लगाते हो, पेड़ों ने तुमको चुना है अपने काम के लिए। तो ये तो तुम भूल जाओ कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम करोड़ों पेड़ लगा लो। ये तो पेड़ों की सरकार है, ये तो वनस्पति चेतना की सरकार है, जो 400 करोड़ साल से इस पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड को चला रही है। ये उनका डिसीजन है। यू आर द चोजन वन। अब नाउ यू वांट टू गो ऑन अ स्कॉलरशिप, you want to be a lecturer or associate professor in a foreign university, complete your PhD, or you want to continue doing what you have been chosen for. अंकित जी, उस शाम को एकदम क्लैरिटी आ गई, करना क्या है जिंदगी में, है ना। तो वो तो समाज ने दिया और ये प्रकृति ने दिया, ये तो नेचुरल आया ना। सो समझ आ गया कि मेरी डेस्टिनी क्या है ना। तो और वो फिर उन्होंने और भी कई बातें हुई। तो उन्होंने कहा, ये जो तुम ध्यान योग के लिए यहाँ आए हुए हो, बेटा एक चीज़ समझ लो, प्रकृति ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रकृति है, कोई और कुछ नहीं है। ये सब जो खोज चल रही है ये कुछ नहीं है, और तुम्हें ज़्यादा ये ध्यान और योग की क्रियाएं करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम कर रहे हो वही ध्यान है। परमात्मा की प्राप्ति प्रकृति की सेवा में ही परमात्मा की प्राप्ति है। और फिर आई थिंक, मैं सच्ची, चलो आई एम शेयरिंग दिस थिंग। आचार्य जी जो थे ओशो, आई थिंक ही वाज द ग्रेटेस्ट एनवायरमेंटलिस्ट ऑन द प्लैनेट, क्योंकि वो कोई भी आश्रम ऐसा या कोई भी ऐसा सेंटर नहीं बनने देते थे जहाँ पर कोई पेड़ की कटाई हो, या जो बड़े बड़े बोल्डर्स होते थे उसको भी हिलाने नहीं देते थे। वो कहते ना पत्थर हिलेगा ना पौधा हिलेगा, ना पत्थर ना पौधा,
अब आर्किटेक्ट्स जो होते थे उस वक्त क्या फॉरेन के जर्मनी के एक स्वामी आनंदो हुआ करते थे, बहुत गजब के आर्किटेक्ट थे, बहुत लीडिंग आर्किटेक्ट थे। तो वो जब आते थे वो कहते भैया मैं कैसे डिज़ाइन करूँ तुम्हारी बिल्डिंग्स वगैरह, आश्रम सेंटर्स वगैरह। तो वो कहते नो नो नो, ना पत्थर हिलेगा ना ये है, क्योंकि ये तो सदियों से यहाँ खड़े हैं, इनको हटा के हम अपना कैसे बना ले, जो खाली जगह है उसी में आप बनाइए। तो फिर आप आर्किटेक्ट किस बात के हुए? आर्किटेक्ट का मतलब ही ये है अपना दिमाग लगाओ, कैसे हो सकता है ये भी रहें और हम भी रहें, हम भी साथ रहें, ये भी खुश रहे हम भी खुश रहें। सो आई थिंक मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। और फिर हम लोग गार्डन में काम करते थे, और वहाँ पर आप जानते ही हैं वहाँ आश्रम में तो 100 तो पीकॉक्स थे हमारे। और मतलब वो तो ऐसा है कि मैं ये कह सकता हूँ कि हमने बिना मरे स्वर्ग देखा है। हमने सुना है वो। हमने बिना मरे हुए जैसे कहते हैं ना कि मृत्यु के बिना ही स्वर्ग में हम थे 4 साल। तो बहुत ही प्यारी जगह थी। और वहाँ पे गार्डनिंग के कई फंडामेंटल्स एलिमेंट्स हमने बहुत सीखे, सॉइल के बारे में सीखा, फूल पत्तियों के बारे में सीखा, पेड़ पौधों के बारे में सीखा, और कैसे ध्यान और स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, हाउ इट कैन हेल्प, एंड बहुत कुछ सीखा वहाँ पर, बहुत कुछ सीखा। जैसे बहुत लोगों की राय ना ओशो को लेके बहुत अलग अलग है। हाँ हाँ। आपकी राय क्या है उनके बारे में? He was a very naughty man. अच्छा। He was a very very naughty man, and that is why miscommunication बहुत होती थी. That is why he had a great sense of humor. You know, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. It was always a one way thing. उन्होंने जो टीचर, he was a great teacher. टीचर, इसलिए हम आचार्य जी बोलते हैं, a great teacher. उन्होंने जो मैसेज देना है, उन्होंने जो पाठ पढ़ाना है, उन्होंने जो चैप्टर पढ़ाना है, उन्होंने जो बात कहनी है उन्होंने कह देनी है। अब तुम क्या, अब तुम्हारा प्रारब्ध क्या है, तुम्हारी क्षमता कितनी है, तुम्हारी सेंसिटिविटी कितनी है। क्योंकि जब आप उनके मैसेज को एब्जॉर्ब कर रहे हो तो आपका भी तो अनुभव, आपकी भी तो डीएनए, आपकी भी तो कई जन्मों की यात्रा काम कर रही है ना उसको एब्जॉर्ब करने में, उसकी इंटरप्रिटेशन में, है ना। तो बहुत लोग हैं, हम अभी तक लोग बोलते हैं। हम तो जब वहाँ पर गए थे तो मैंने उनको कहा कि मुझे गार्डनिंग में बड़ा मज़ा आता है, हम पेड़ पौधे लगाते हैं, देखो कैसे बैम्बू के ग्रोव्स लगे हैं, बैनियन की ट्रीज़ लगी हैं, हम तो यही चीज़ें देखते थे। लोग कहते अरे तुम्हें मालूम है वहाँ पर तो वो तो सेक्स गुरु हैं, वहाँ तो ऐसे होते हैं, वहाँ तो लोग न्यूड घूमते हैं, वहाँ ये होते हैं। मैं कहा अच्छा, हमें तो नहीं नज़र आता। हमें तो अगर होता भी है वो थेरेपी क्लासेस होती हैं, वो थेरेपीज़ होती हैं, जैसे बॉडी वर्क होता है, थेरेपीज़ हैं, मसाजेस हैं। वहाँ पर बाशो एक बॉडी टेम्पल था, वो ठीक है, वो लोग करते हैं भाई। क्यों आज हम लोग आयुर्वेद नहीं करते, आज हम नेचुरोपैथी नहीं करते, वो लोग आयुर्वेद नेचुरोपैथी नहीं कहते थे, वो लोग डिफरेंट टर्म्स यूज़ करते थे। क्योंकि वहाँ पर लोग जो थे पोर्चुगल के, पोलैंड के, जर्मनी के, स्विट्जरलैंड के, स्वीडन तो भरा पड़ा था वहाँ पर, नॉर्वे, फिनलैंड, यूएसए तो आधा बैठा हुआ था वहाँ। जितना जिप्सी क्राउड था सारा वहाँ पर हिप्पी क्राउड जो था वो आया हुआ था। फिर आपका ऑस्ट्रेलिया के बहुत लोग आए हुए थे, साइप्रस से लोग आते थे, साउथ अफ्रीका से लोग थे। तो वो तो एक इंटरनेशनल, मैं क्या बोलूँ, वो बगीचा था, गार्डन था, अलग अलग तरीके के फूल खिलते थे वहाँ पे। और हाँ, अगर आप बैठ के ऑब्जर्व करो, अब मैं तो स्टूडेंट के तौर पे ही, क्योंकि मैं एमए कर रहा था उस वक्त पुणे यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में, और मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग मतलब लर्निंग एक्सपीरियंस था। सो मेरे लिए आश्रम जो था, ओशो आश्रम, बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था। एंड आई कुड, मैं इतनी इंटरनेशनल नेशनैलिटीज़, उनका कल्चर, सो होता क्या है कि आपका टेम्परामेंट जो है वो बहुत चेंज होता है। आपको पता चलता है दुनिया, ये जो परमात्मा ने तो एक ही प्लैनेट बनाया ना, तो उस प्लैनेट में देखो कितने स्पीसीज ऑफ, मैं ह्यूमंस को भी प्लांट्स ही मानता हूँ, वी आर ऑल स्पीसीज। तो कितने टाइप के हमारे पेड़ पौधे हैं। अगर देखा जाए ये पूरा प्लैनेट क्या है, इट्स अ ब्यूटीफुल गार्डन। उसमें पानी भी है, समुंदर भी हैं, वाटरफॉल्स भी हैं, शहर भी हैं, बगीचे भी हैं, पब्लिक पार्क्स भी हैं, कम्युनिटी स्पेसेस भी हैं, पहाड़ भी हैं, रेगिस्तान भी हैं,
एंटार्क्टिका भी है, आर्कटिक भी है. सो इफ यू कंसिडर इट लाइक अ ब्यूटीफुल गार्डन, this is the way I see it, and this is the way Acharya ji taught us how to look at life, you know. And जैसे आपने कहा कि how do you, I use the word keyword अगर मेरे को तो उन्होंने हमें सिखाया कि success means health and happiness, number one. Number two, never sacrifice your freedom and peace of mind for anything, you know. अगर आपका freedom जा रहा है किसी चीज़ से तो फिर तो don't live in slavery, you know. लिव एंड लेट लिव वाली जो चीज़ है. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वह है हमने सेलिब्रेशन सीखी कि हर दिन को, खैर वो वाला तो एक क्लीशेड हो जाता है कि हर दिन को सेलिब्रेट करो, हर मिनट को सेलिब्रेट करो, वो पॉसिबल नहीं होती हैं चीज़ें. लेकिन आपका जो माइंडसेट है, आपका जो टेम्परामेंट है, वो ऐसा हो जाता है कि हमारा टर्न अराउंड पीरियड जो है बहुत फास्ट हो जाता है. आपको ऐसा नहीं है गुस्सा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि आपको लो आप फील नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप डिप्रेस फील नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं है कि आप आपके मिशंस फेल होंगे, सिचुएशंस थोड़ी ट्रिकी होंगी आपके लिए, बट द वे यू हैंडल दैट थिंग बिकम्स वेरी ब्यूटीफुल, यू नो. इट्स ओके, यू नो, you are able to tackle it very carefully. So celebration was his main thing. And वो एक बड़ी प्यारी बात बोला करते थे. वो कहते थे, अब जैसे क्लाइमेट चेंज की बात हुई, ये हुई होगा, कहते आए हो, रिलैक्स, तुम कुछ नहीं कर सकते, ये एवोल्यूशन है. आइस एज आनी है तो आके रहेगी, एस्टेरॉयड ने आना है तो आके रहेगा. सन की फ्लेम्स ज़्यादा ऊपर जा रही हैं, 500 साल में सारा पिघल जाएगा प्लैनेट, तो पिघल के रहेगा. क्या तुम कुछ कर सकते हो? तुम कुछ नहीं कर सकते. तुम क्या कर सकते हो? तुम सिर्फ अपने ऊपर काम कर सकते हो, है ना. तुम खुश रहो, तुम हेल्दी रहो, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि. तो तुम अपनी दृष्टि पे काम करो, तुम अपने शरीर पे काम करो. तुम ठीक हो तो देखना तुम्हारे आसपास भी लोग, इफ़ यू आर हैप्पी तो हैप्पी वाइब्स निकलती हैं, तो दूसरे लोग भी पॉजिटिव फील करेंगे, दूसरे लोग भी अच्छा फील करेंगे. सो अब वो उसको बोलते थे बी सेल्फिश. अब लोग बोलते थे अरे ओशो तो सेल्फिशनेस सिखाते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे कल्चर में क्या है कि त्याग है ना, सेक्रीफाइस, इसके लिए करो, भूखे रहो, फास्टिंग करो, ये करो. वो कहते हैं कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, खुश हो, जो अच्छा लगता है वो खाओ पियो, है ना. अब जैसे हमें तो चाय का बड़ा है, कई आश्रम होते हैं वहाँ चाय भी नहीं मिलती, तो मेरे को तो बड़ी तकलीफ होती है. मैं तो दिन में, उस समय तो मैं 20-30 कप चाय पीता था, अब मैंने काफ़ी कंट्रोल कर लिया, मैं सिर्फ 10-12 पीता हूँ. तो वो मतलब वहाँ ना इतना कंफर्टेबल फील कराते थे हमको, जो खाना खाओ, जो पीना पिया. हाँ, ऑफ कोर्स नॉन वेज वगैरह तो बिल्कुल नहीं होता था, बट ही नेवर मेड अस फील गिल्टी अबाउट इट. वो कभी आपको गिल्ट में नहीं डालते थे, है ना. और जो आपका टैलेंट है, उन्होंने पहले दिन ही उनको समझ आ गया, ही इज गॉट ग्रीन फिंगर्स, यू नो. ये घास को भी छूता है तो बड़े प्रेम से छूता है, ये फूल पत्तियों को भी छूता है, तो देख लिया भाई, डालो इसको गार्डन डिपार्टमेंट में, करने दो इसको, फूल पत्तों के साथ ही अपना काम करने दो. अच्छा. सो ही हैड दैट आई. जिसको एडमिनिस्ट्रेशन में डालना है, जो कड़क मिजाज का है उसको एडमिनिस्ट्रेशन में डालो, जो सॉफ्ट मिजाज का उसको ऐसे करो. थेरेपिस्ट कौन बनेगा, मेडिटेशन के लीडर्स कौन बनेंगे, किसको हाउसकीपिंग में डालना है, किसको एडमिनिस्ट्रेशन में डालना है. आई एम जस्ट सेइंग. तो दैट इज व्हाई ही वाज अ टीचर, ही वाज अ मास्टर. ही वाज अ मास्टर बिकॉज ही न्यू. एंड उनकी पीपल मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, उनके पीपल स्किल्स बहुत अच्छे थे, साइकोलॉजी बहुत अच्छी समझते थे लोगों की, उनके बिहेवियर बहुत अच्छा, बड़ा डीप समझते थे, और समझाते बहुत अच्छा थे, और करके दिखाते थे. ऐसे नहीं कि सिर्फ ऐसे ज्ञान दे दिया. हाँ, तो हमने तो वो चीज़ें होती हुई देखी आश्रम में कि किस तरह से एक क्रिमिनल आता है और किस तरह से एक बिल्कुल ही अल्कोहलिक इंसान आता है, और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हमने 6 वीक्स में, 8 वीक्स में देखी. तो वो बिल्कुल ध्यानी, वो बिल्कुल एट पीस, वेजिटेरियन खाना खा रहा है, डांस कर रहा है, योग कर रहा है, ध्यान कर रहा है, और जबकि उससे कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, अपने आप स्वयं वो ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं वो हमने होते हुए देखा. सो दैट इज़ वाई इट वाज अ वेरी इंस्पायरिंग प्लेस. एंड दैट इज़ वाई आई थिंक, मैं ये जो बार बार अपने दोस्तों को भी बोलता हूँ, किसी बोलता हूँ कि हमने तो भाई बिना मरे स्वर्ग देखा है. तो इसीलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि हमने वहाँ पर अच्छी चीज़ें होते हुए देखी. अब बहुत लोग बोलते हैं वहाँ पर ये होता था, वो होता था, होता होगा,
आई डोंट नो, शायद किसी ने देखा होगा। हाँ, इसलिए तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं होता होगा। हमने तो जो देखा हम तो वो शेयर करते हैं। हाँ, हम तो फुल टाइम थे वहाँ पे, हम तो 4 साल थे, तो हमने तो हाँ। आपका जो ये नाम है पीपल बाबा, हाँ, तो ऐसा है कि आपको पीपल से बहुत लगाव है या फिर कि हर पेड़ से लगाव है? नहीं, हर पेड़ से लगाव है जी। लेकिन ये था कि 77 में जब हमने पेड़ लगाने शुरू किए, पहले तो मैं ज़्यादा जो लगाता था नीम और शीशम लगाता था। अच्छा। क्योंकि उसके सैपलिंग्स की अवेलेबिलिटी नर्सरीज में थी। पीपल तो मिलता ही नहीं था, पीपल कोई रखता ही नहीं था। पीपल लगाना ही पाप मानते थे लोग, और नहीं ये तो भूत रहते हैं इस पे, ये है वो। पीपल को सिर्फ पूजा के लिए यूज़ किया गया, ठीक है, पूजा के लिए। हम मंदिर में लगाते थे, एक पीपल लगाते। एक दिन ये बड़ी प्यारी बात की 2012 में, मैं 2012 कह रहा हूँ, आई एम सॉरी, 1978 में, जब हम 12 साल के थे। उन्होंने एक दिन कहा कि बेटा ये जो नीम और शीशम तो तुम लगा ही रहे हो, जामुन भी मैं बहुत लगाता था, मेरा जामुन मेरा फेवरेट पेड़ था। उन्होंने कहा बेटा वो पेड़ लगाओ जो लोग नहीं लगाते। फिर हमने इधर उधर ढूंढना शुरू किया कि भाई कौन सा ऐसा पेड़ है जो नहीं लगता। तो ढूंढने पर ये पता चला, नर्सरी से, गार्डनर से, किसानों से, गांव वालों से, सबसे पूछा। तो उन्होंने कहा बेटा पीपल तो नहीं लगाना चाहिए, पीपल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पीपल से ये होता है वो होता है, उस पर चुड़ैल होते हैं, यक्ष होते हैं, उसमें भूत होते हैं। तो बस जी हमने जिद पकड़ ली, अब तो हम पीपल ही लगाएंगे। क्योंकि एक मन में ये होता था। अच्छा, ये चीज़ हमने आचार्य जी से भी सीखी। वो हमेशा कहते अगर बेटा तुमने कोई काम किया और सारे लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं तो समझ लेना तुम कहीं गलत कर रहे हो। अच्छा। और अगर सब लोग कह रहे हैं तुम गलत कर रहे हो तो जान लेना कि तुम सही कर रहे हो। तो ये वाली चीज़ जो है ये हमें बचपन में ही समझ आ गई थी। तो नानी ने जब ये बात कही तो अब सैपलिंग ना मिले, भाई अब उसकी पनीरी मिलेगी तो हम उसको पौधा बना के कहीं लगाएंगे ना। तो उन्होंने फिर नानी ने ये कहा कि देख दीवारों में पक्षी जो हैं बीट कर देते हैं, तो वहाँ पर छोटे छोटे पीपल, पिलखन, गूलर, बाड़ के छोटे छोटे पौधे बहुत होते हैं। और डेक्कन एरिया में, पूना, वेस्टर्न घाट में तो बहुत होते हैं। तो हम लोगों ने धीरे धीरे प्रैक्टिस किया उसको निकालने का। अब उसका एक सिस्टम होता है, उसको बेस से पकड़ के उसका टैप रूट निकालना होता है, बहुत प्यार से उसको निकाल के एक बड़ी पन्नी में डालना होता है। फिर उसको 1 साल आप अपनी नर्सरी में लगाते हो, जब वो बड़ा हो जाता है 3 से 4 फुट का, फिर आप जाके फॉरेस्टेशन साइट पे लगाते हो, या हाईवेज पे लगाया हमने जो। तो ये चीज़ हमने 12 साल की उम्र से शुरू कर दिया था। तो मैं छोटी छोटी, मेरे फादर आर्मी में थे, तो हमारे पास बड़े बड़े बंगलोज होते थे, बहुत अच्छे, मतलब 2-2, 3-3 एकड़ के बंगलोज होते थे। तो जगह बहुत थी, तो क्यारियाँ बना बना के पनीरी लगानी, और पीपल और नीम और शीशम और जामुन और बड़, ये सब तो हाईवेज पे लगाना शुरू किया। अब हुआ क्या, क्योंकि हम पीपल पे काम करना शुरू किए तो लोगों को सबसे पहले उनको ये नहीं नज़र आता था कि मैं नीम लगा रहा हूँ, शीशम लगा रहा हूँ, जामुन लगा रहा हूँ, हम बाकी फल फ्रूट के वो लगा रहे हैं। उनको तकलीफ इस बात की होती थी, बचपन में हमें मुन्ना बोलते थे, कहते अरे मुन्ना तुम पीपल लगाते हो, तुम पीपल लगाते हो। अच्छा, कई ऐसे साधु महाराज होते थे पुराने ज़माने में जो पीपल के नीचे बैठा करते थे, आशीर्वाद देते थे, लोग मिलने जाते थे, दर्शन करने जाते थे। तो वो हमेशा कहा करते थे हम पीपल बाबा के नीचे बैठे हैं। पीपल बाबा मतलब पीपल महाराज, प्रधान वृक्ष है ना, ये तो पीपल। तो क्या हुआ, धीरे 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 स्कूल में बच्चों ने मुझे चिढ़ाना शुरू किया। अच्छा, कि अरे आ गया पीपल बाबा आ गया, अभी देखो इसके स्कूल बैग में भी होंगे, पीपल की पनीरी होगी, हैं, जब देखो दीवारों में से पीपल निकालता रहता है, जब देखो सड़कों में से निकालता रहता है, नालियों में घुस जाता है, वहाँ पर निकालता है, कभी कुछ। तो नाली में घुस जाते थे तो कभी कीचड़ लग जाता था, तो स्कूल में बदबू आती रहती थी निकर अपने शॉर्ट्स में से, और उसमें कभी टाई गंदी हो जाती थी, कभी कुछ है। तो ये सब टिफ़िन बॉक्स में हम पीपल के बीज इकट्ठे करके घर ले जाते थे। अच्छा। तो मतलब इस तरह, तो पीपल के अराउंड बदनामी बहुत हुई। तो बड़े कंट्रोवर्शियल वो हो गए कि अरे यार ये लड़का जो है पीपल। तो हुआ क्या, वो धीरे धीरे पीपल बाबा पीपल बाबा पीपल बाबा, इट स्टार्टेड एज अ टीजिंग थिंग, बट इट बिकेम योर आइडेंटिटी। एंड व्हाट हैपेंड वाज कि लोगों ने फिर घर वालों ने भी, और दोस्तों ने भी, और मोहल्ले वालों ने भी, और कोई नाम ही नहीं। अब जैसे मेरा असली नाम स्वामी प्रेम परिवर्तन है। अच्छा। लेकिन परिवर्तन नाम से कोई भी नहीं है। आप यहाँ पर कहीं आएंगे, गेट पे भी पूछेंगे तो सब लोग बोलो पीपल बाबा, तो वो पीपल बाबा जाने हैं।
अच्छा। लोगों को शायद आसान है याद रखना याद उसको। रखना, correct। तो हमारे अब सब लोग पीपल बाबा के नाम से हैं। तो इट वाज जस्ट बाय एक्सीडेंट एंड देयर वाज नेवर एन एफर्ट टू क्रिएट दिस नेम फॉर माई सेल्फ और समथिंग, इट जस्ट हैपेंड। सो इट्स बीन अबाउट 40 ईयर्स से ज़्यादा हो गए लोग बुलाते हैं। पीपल बाबा के नाम से ही प्रेम से बुलाते हैं, तो इसी नाम से जाने जाते हैं। जैसे हर बंदा कहता है ना कि आने वाला फ्यूचर बड़ा कंसर्निंग है, तो आपको कैसे लगता है एनवायरमेंटल और एनवायरमेंट के फील्ड में कैसे लगता है कि आपको कितना कंसर्निंग होने वाला है? नहीं, होने वाला तो कुछ भी नहीं है। हाँ। जो है वो आज है, आज है। वो तो आज ही है जो है। फ्यूचर किसने देखा? और देखो, मैं तो बड़ा रिलैक्स्ड हूँ क्योंकि मुझे पता है, देखो जी, हम लोग तो 30-40 साल और जिंदा रहेंगे। ये प्लैनेट जो है, मुझे ऐसा लगता है हाँ। 2050 2060 तक है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ। क्योंकि कुछ नेचुरल प्रोसेसेस भी हैं, हाँ। है ना, जिस तरह से फ्लडिंग हो रही है, जिस तरह से रेन्स हैं, जिस तरह से अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, जिस तरह से ये प्लैनेट, देयर इज अ लॉट ऑफ मूवमेंट इन द प्लैनेट। तो हो सकता है एवोल्यूशनरी प्रोसेस ऐसा हो कि हम 30 साल 35 साल 40 साल में पूरा प्लैनेट वाइंड अप हो जाए। हो भी सकता है, या फिर ये भी तैयारी हो सकती है कि हमारी स्पीसीज का टाइम पूरा हो गया। होमोसेपियंस जो हैं भाई, जैसे वो डेविड एटनबरो साहब बोलते हैं, नेशनल ज्योग्राफिक पे भी मैं उनके प्रोग्राम्स देखता रहता हूँ, वो हर बार बोलते हैं कि एवरी 2 minutes वन स्पीसीज गेट्स एक्सटिंक्ट, है ना। तो मेरा ये मानना है, व्हाट मेक्स अस थिंक कि हम अगला नंबर हमारा नहीं होगा। भाई अभी वायरस महाराज जी आए थे, कोविड जी, तो कोविड जी जो हैं, अगर उनका टोटल मास लिया जाए पूरे पृथ्वी पे, वो 2 ग्राम था। जितना कोविड वायरस आया पूरे प्लेनेट पे, उसका टोटल मास जो था, टोटल मास, ये साइंस जर्नल में मैंने पढ़ा था, वो 2 ग्राम था। 2 ग्राम के वायरस ने 8 बिलियन लोगों को हिला के रख दिया। करेक्ट। ठीक है, तो व्हाट मेक्स यू थिंक कि अगला नंबर हमारा नहीं है, अगला नंबर हमारा स्पीसीज का एक्सटेंशन का नहीं है? तो आई एम प्रीटी रिलैक्स्ड। मैं ये मानता हूँ, आज 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 ठीक है, जितना जो कर सकते हो करो। मेक योर लाइफ मोर ब्यूटिफुल, मेक योर स्पेस मोर ब्यूटिफुल, मेक योर village more beautiful, make your colony more beautiful, make your school more beautiful, make your roadsides more beautiful, make your parks more beautiful। जो कर सकते हो करो, जो अच्छा कर सकते हो करो, लंबा मत सोचो। जब आप फ्यूचर के बारे में इतना लंबा सोचते हो, आप कभी भी आज काम नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपकी 80% एनर्जी फ्यूचर में चली जाती है। दिस इज वन थिंग आई लर्न फ्रॉम ओशो, दिस इज वन थिंग आई लर्न फ्रॉम आचार्य जी। हियर एंड नाउ, आज क्या कर सकते हो बेटा, ये सोचो, है ना। जो कर सकते हैं वो कर दो एंड रिलैक्स। क्योंकि हमें क्या पता, हम हो ना हो, ये पृथ्वी हो ना हो, बिल्कुल। इतने लंबे लंबे हम प्लान करते हैं। मैं उस दिन देख रहा था, एक डॉक्यूमेंट है 2070 एंड ऑफ द सेंचुरी। अरे भाई, किसने देखा एंड ऑफ द सेंचुरी होगा भी कि नहीं होगा? बिल्कुल। जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, आई थिंक people need to be spiritually aware to understand the impact of what is happening to the, you need to take positive action but in a very relaxed way। उत्तेजित होके, वॉरियर मोड में आके और बड़े बड़े बातें करके कोई काम नहीं होगा। प्लैनेट अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ लव एंड जेंटलनेस। आप प्रेम से, प्यार से जो कर सकते हो वो करो, जो लोगों से करवा सकते हो वो करो, जो लोगों को सिखा सकते हो वो सिखाओ। यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी देयर आफ्टर। जैसे लोग मुझे बोलते हैं कि व्हाट आफ्टर 5 years, व्हाट आफ्टर 10 years। मैं कहता नहीं, तुम ये पूछो इस साल हम क्या करने जा रहे हैं। हम इस साल जो है, हम अपनी कैपेसिटी डबल करेंगे, हम अपनी नर्सरीज को डबल करेंगे, हम अपने सैपलिंग नंबर्स को डबल करेंगे, हम अपने एम्प्लॉय नंबर्स को डबल करेंगे, हम अपने वॉलंटियर्स को 3 या 4 times करेंगे। बस अगला साल बेटा हमें पता है, हम भी हों ना हो, जिंदा हो ना हो, हमें क्या पता, है ना। सो आई थिंक वट एवर यू विश टू डू इट इन द इमीडिएट फ्यूचर, है ना, एंड ओनली देन यू कैन बी हैप्पी। And just work on your health and happiness।
एक चीज़ मैं आपके माध्यम से ज़रूर ऑडियंसेस को कहना चाहूँगा कि हम बहुत चीज़ों को लेकर ना टेक्निकल हो जाते हैं। इतना मैग्नीशियम, इतना जिंक, इतना ये, अच्छा वीगनिज्म और पता नहीं क्या क्या। कल ही एक मेरा दोस्त था, वो वीगन था, 31 साल का, 31, बल्कि मेरा स्टूडेंट ही था, कार्डियक अरेस्ट हो गया उसको। वी कुडंट सेव, लाइक डॉक्टर्स कुडंट सेव हिम। लोग बहुत मुझे कुछ पूछते हैं, बहुत लोग मुझे बोलते हैं, और वो प्रेम करते हैं इसीलिए बोलते हैं, बाबा आप इतनी चीनी मत पिया करो, आप इतनी चाय मत पिया करो, 12-14 कप चाय पीते हो, आप कॉफ़ी मत पिया करो, आप गोलगप्पे मत खाया करो, आप टिक्की मत खाया करो, आप भेलपूरी खा लेते हो, कहीं भी खड़े हो जाते हो, कुछ भी खा लेते हो, कभी भी खा लेते हो। मैं कहा बेटा मैं जिंदा तो हूँ, कम से कम एटलीस्ट मैं जी तो रहा हूँ। तुम तो बिना खाए बिना उसे तुम तो रोज मर रहे हो। अरे खा पी के ही मरो, अगर मरना ही है अगर मरना, अच्छा डेथ तो हमारे हाथ में है नहीं, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, जीना तो अपने हाथ में है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपनी हेल्थ खराब कर लो, पर मैं ये कह रहा हूँ इतने ज़्यादा टेक्निकल मत हो जाओ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे ही अपने बैचमेट्स हैं, वो दिन में एक वो चले जाते हैं किसी, वो क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रिशन प्लानर जो है, न्यूट्रिशनिस्ट जो होती है, वो उनको बोलती है 12 ग्राम इतना खाओगे, 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाओगे, इतना प्रोटीन खाओगे। अरे भाई तो तुम यही चीज़ें करते रहोगे तो जियोगे कब? तो बहुत बुरा हाल है लोगों का। अच्छा होता क्या है अंकित, इससे भी स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। बिल्कुल, हेल्थ को ठीक करने से के चक्कर में they are ending up with doctors and Medanta and Apollo and Metro hospitals and this. मैं तो अपने दोस्तों को देख रहा हूँ, मैं दुनिया को क्या बोलूँ, मैं तो अपने दोस्तों को देखता हूँ, और जो लोग खा पी के मस्त हैं और छोटे मोटे बीमार होते रहते हैं, फिर उठ के फिर काम चल जाते हैं, वो तो मस्ती से जी रहे हैं, और जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं अपनी हेल्थ को लेके, वो मरे मरे घूम रहे हैं। So I think somewhere there has to be a balance. मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसे करो ना, मैं गलत नहीं है, I'm a teacher, I'm responsible for that. So of what I'm saying, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई चीज़ गलत करो, लेकिन इतने भी ज़्यादा टेक्निकल हो जाओ, इतने भी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाओ। अच्छा एक तो सबसे बड़ी बात मैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे देखता हूँ, खुश रहने का और खुश दिखाने का बड़ा स्ट्रेस है। फेसबुक आप देखो, कल ही एक मेरे दोस्त हैं, वो कहते जी सिंगापुर जाना है। मैंने कहा क्यों जाना है? मैंने कहा अच्छा क्योंकि आई एम अ टीचर, तो मैं पहले ये बोलता हूँ पहले सिंगापुर की हिस्ट्री पढ़ो, सिंगापुर की ज्योग्राफी पढ़ो, सिंगापुर का आर्किटेक्चर का पढ़ो, है ना। अगर सिंगापुर जा रहे हो तो साथ में मलेशिया का भी कर लो, मकाओ भी घुमाओ। मुझे घूमने फिरने का शौक है ना, मैं बड़े शू स्ट्रिंग पे मैं ट्रैवल करता हूँ, बजट पे ट्रैवल करता हूँ। तो उनको मैंने बोला नो 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 नो, हमको तो ना ये देखो, हमारे दोस्त गए थे, हमारे जीजा जी गए थे, उन्होंने इस स्ट्रीट पे जाके सेल्फी खींची थी, हम भी वहीं जाके सेल्फी खींचेंगे। बिल्कुल। देयर इज सो मच स्ट्रेस टू शो दैट आई एम ऑल्सो हैप्पी, आई एम ऑल्सो कूल, आई एम ऑल्सो दिस थिंग ऑन इंस्टाग्राम। ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ, तो आपकी हैप्पीनेस भी उधारी की है। बिल्कुल। आपकी खुशी भी जो है वो दूसरे लोग कैसे खुश हो रहे हैं उसको देख के आप कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं भी उसी तरह के उसी फॉर्मेट में खुश होऊंगा, है ना। यही तो चीज़ हो रही है। तो उनको भी समझाना पड़ता है कि भाई ऐसे नहीं होता, तुम सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, हम सब यूनिक हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और एनवायरनमेंट को लेकर भी ऐसे होता है कि बहुत लोग कहते हैं देखो सर वो एनजीओ ऐसे काम कर रहे हैं तो हम भी ऐसे करेंगे। मैंने कहा ना, कभी मत करो। मैंने कहा मुझसे भी जो सीख के जाते हो ये मत करो कि जैसे मैं करता हूँ वैसे करो। भाई मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ अलग है, मेरा स्टेमिना अलग है, तुम्हारा तो नहीं है ना बेटा। तुम ऐसे मत, तुम सीख कर जाओ हमसे, अपना स्टाइल लेकर आओ, उसमें तुम्हारा कंफर्ट उसके अंदर मिक्स करो और उसके हिसाब से तुम अपना काम करो। तुम्हारे रिसोर्सेज अलग हैं, तुम्हारी लाइफ अलग है, तुम्हारा डीएनए अलग है, तुम्हारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो अलग है। तुम उसके हिसाब से अडेप्ट करो, इम्प्रोवाइज करो और फिर अच्छा काम करो। बिल्कुल, है ना। सो लोगों को कॉपी नहीं करना चाहिए। ये देखा देखी का जो खेल है ना, ये बड़ा डेंजरस खेल होता है। चाहे वो खुशी का हो, चाहे सोशल मीडिया का हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे एनजीओ चलाने का हो, चाहे काम करने का हो।
मैं समझता हूँ दूसरों को देखकर इंस्पायर होना अलग बात है, मोटिवेट होना अलग बात है, लेकिन रूबहू उसी तरह से करना, वहाँ पर खेल बिगड़ जाता है। क्या आप ये भी मानते हो कि स्पिरिचुअलिटी और नेचर बहुत कनेक्टेड है आपस में? वो अलग है ही नहीं, वो तो एक ही है। आप वही वाली बात हो गई, आप जब प्रकृति बोलते हैं वही परमात्मा है, वही परमात्मा वही प्रभु। अच्छा, मैं एक लाइन में आपको उसका बता दूं। आई ऑलवेज टेल पीपल क्लोरोफिल इज गॉड। अच्छा, अगर क्लोरोफिल नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं, बिल्कुल। फोटोसिंथेसिस नहीं तो Plant- ऑक्सीजन नहीं, plant ऑक्सीजन नहीं तो आप नहीं और मैं नहीं। हम लोग बैठ के थोड़ा ना बात कर रहे होते हैं। क्लोरोफिल इज गॉड। अगर कोई और ऐसी चीज है जो उस ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करती है तो मुझे बता दीजिए। है कोई चीज? कोई भी चीज नहीं है। करेक्ट। क्लोरोफिल प्लैंक्टन्स में भी है, वो मतलब प्लैंक्टन्स भी हैं, ओशंस में से भी 50% ऑक्सीजन आता है, अमेज़न से हमारा 20% ऑक्सीजन आता है, टाइगर हमारा जो साइबेरियन फॉरेस्ट हैं उसमें से 20% ऑक्सीजन आता है, बाकी जो हमारे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हैं, रेन फॉरेस्ट हैं, उसमें से 10 to 12% ऑक्सीजन आता है। कौन सी ऐसी फैक्ट्री है, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है इसके अलावा, क्लोरोफिल के अलावा, फोटोसिंथेसिस के अलावा, जो ये चीज़ देती है? आप कोई सीक्रेट स्पेस बना लेते हैं, आपकी ये जो दीवारें हैं, ये जो स्टील के गडर हैं, छतें हैं, टावर हैं, क्या ये ऑक्सीजन देती हैं? नहीं देती हैं। उसके अंदर हम प्रतिमाएं बिठाते हैं, आइडल्स बिठाते हैं, उनको पूजा करते हैं, ठीक है, वो आस्था है, आस्था है, कोई बात नहीं, वो तो होनी भी चाहिए, कोई होना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं ऑक्सीजन दे रहा ना। प्राण ऊर्जा क्या दे रहा है? प्राण ऊर्जा एक ही चीज़ दे रही है, क्लोरोफिल। तो ये चीज़ अगर संसार को समझ आ जाए कि क्लोरोफिल इज गॉड, अब वो कहेंगे गॉड की डेफिनेशन अलग है, तो वो रास्ता अलग है, लेकिन मेरी समझ से पत्ता ही परमात्मा है। अगर आपको ये चीज़ समझ आई तो मज़ा आ गया फिर तो। क्यों? क्योंकि हम तो परमात्मा के लिए काम कर रहे हैं। अब बहुत लोग बोलते हैं कि आपने, वी आर कंसिडर्ड कि ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिटी हमारा जमघट है, मूवमेंट है, जो पूरी के पूरे विश्व भर में हम लोग 63 कंट्रीज़ में से हमारे इंटर्नशिप प्रोग्राम चलती हैं, वॉलंटियर्स हैं, 63 कंट्रीज़ में हमारे पेड़ लग रहे हैं, हमारा बहुत सारा काम चल रहा है। तो हिंदुस्तान में 5 लाख एकड़ से ज़्यादा हम लोगों ने काम कर लिया, 202 ज़िलों में एक्टिवली हम काम कर रहे हैं, 18 प्रदेशों में हमने कवर किया, बहुत मैसिव काम है। आप क्या सोचते हो, ये कोई पैसों से होती हैं चीज़ें? ये तब होती है, जैसे ओशो कहा करते थे, ये पेड़ों की सरकार है, ये तो खुद ब खुद काम करवाती है। हम तो सिर्फ एक ही हैं, हम तो एक नुमाइंदे, हम तो एक रिप्रेजेंट। उन्होंने साथ के साथ अदृश्य रूप से उन्होंने कई वॉलंटियर्स चुने और उनसे भी काम करवाया, उनको मेरे साथ जोड़ा, मुझे उनके साथ जोड़ा, और बड़े प्रेमपूर्वक। अगर आप इस फिजिक्स को नहीं समझते, अगर आप इस मूवमेंट को नहीं समझते, अगर आप इस केमिस्ट्री को नहीं समझते, तो आप नहीं समझ सकते ये काम कैसे होते हैं। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी जो सीड को खुद ब खुद ऐसे ही उगा दे, नहीं, उसको आपको मिट्टी में डालना ही पड़ेगा। आपको एक्वापॉनिक्स भी है, हाइड्रोपॉनिक्स भी है, लेकिन उसमें वो जो उसको न्यूट्रिशन चाहिए, उसको जितना सोडियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, उसको जितना नाइट्रोजन चाहिए, जितना फॉस्फोरस चाहिए, वो ज़मीन देती है या पानी देता है या जो भी इंड्यूस्ड होता है। उसके बिना तो सर, आप एक चीज़ मर जाती है, उसमें आप दोबारा जान नहीं फूंक सकते। आप चांद पे रॉकेट भेज सकते हो, लेकिन मैं आपको एक चींटी अगर मर गई, उसमें उसको आपको मैं कहूँ कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो जाए कि उसको दोबारा जिंदा कर दो, आपके पास नहीं है। तो कुछ तो ऐसा क्लोरोफिल से निकल रहा है ना। अगर आपकी मैं सिर्फ, अगर मेरी श्वास ले ली जाए
तो व्हाट एम आई? तो ये जो पूरी ध्यान की प्रक्रिया है, स्पिरिचुअलिटी की प्रक्रिया है, ये कर्म कांड की प्रक्रिया नहीं है। ये ऐसे नहीं है कि शास्त्रों के आपने मूल मंत्र याद कर लिए, आपने कपलेट्स याद कर लिए, आपने श्लोक याद कर लिए, आपने तोते की तरह आप रटते जाओ चीज़ों को, उसका कोई लेना देना नहीं। दीज थिंग्स यू अंडरस्टैंड इन साइलेंस। आप ध्यान से सोचो, मैं फिर कह रहा हूँ, एक पत्ता है, उसमें से जो निकल रहा है, उसके स्टोमेटा में से, उसके क्लोरोफिल का जो प्रोसेस हो रहा है, वो जो केमिस्ट्री है, ये पूरी प्लेनेट क्या है? केमिस्ट्री है। बिल्कुल है। मैं आज खुश हो रहा हूँ क्योंकि मेरे ब्रेन में वो केमिकल रिएक्शन है ना। आपको गुस्सा आ रहा है, वो ब्रेन का केमिकल रिएक्शन है। पृथ्वी है, केमिकल रिएक्शन है। आज ये पूरा सोलर सिस्टम, ब्रह्मांड है, पूरा केमिकल रिएक्शन है, केमिस्ट्री है पूरी। और उस केमिस्ट्री में कुछ ऐसे लिविंग फॉर्म्स हैं जिसमें इमोशन है, लाइफ है, डेथ है, बॉडी है, ग्रोथ है, लोकोमोशन है, मूवमेंट है, एक्सप्रेशन है। वो कौन सी चीज़ है ऐसी? वो तत्व कहाँ से आया? वो कुछ तो निकल रहा है पत्ते में से, जिसको हम लेते हैं और लो जी, हमारे तो मूड्स भी आ गए, इमोशन भी हो गए, फील भी हो गया, हमारा तो ब्रेकअप भी हो गया, हम लव में भी हो गए, हम ये भी हो गए, हम रोना भी जानते हैं, हम हंसना भी जानते हैं, कितना कुछ हो जाता है सिर्फ एक सांस लेने से। करेक्ट। सोचने की बात है ना। सो आई थिंक when you work with environment, when you work with ecosystems, और जब आप पक्षियों के साथ काम करते हैं, बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज के साथ काम करते हैं, this is the real spirituality, है ना। तो बहुत ऐसे कम गुरु होते हैं, बहुत ऐसे, and this is something we learn from Osho। तो जैसे वो ऐसे बैठे होते थे तो हम उनसे पूछते थे मुझे इस चीज़ का आंसर देना है, तो उनका आंसर बड़ा सिंपल होता है, कुछ वक्त तितलियों के साथ गुजारो, तुम्हें इसका आंसर मिल जाएगा। अच्छा। हाँ, उनका बड़ा स्टैंडर्ड वो होता था, कुछ वक्त पहाड़ों में गुजारो, तुम्हें इसका आंसर मिल जाएगा। कुछ वक्त तुम इस नदी के साथ गुजारो, तुम्हें उसका आंसर मिल जाएगा। प्रकृति में ही सारे आंसर छुपे हैं, प्रकृति में ही सारे आंसर छुपे हैं। सो आई थिंक जो आपका ये क्वेश्चन है, इट्स वेरी वेरी वैलिड, कि स्पिरिचुअलिटी एंड एनवायरनमेंट का ये जो पूरा है, एक्चुअली कोई डायकॉटमी नहीं है। प्रकृति ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रकृति है। एक्चुअली ये चीज़, ये समन्वय अगर हमें समझ आ जाता है ना, तो आई थिंक एवरीथिंग इज रिजॉल्व, एवरीथिंग इज रिजॉल्व। आपकी ये जो पूरी यात्रा है, आपका जो पूरा स्ट्रगल है, आपका जो रैट रेस है, ये जो पूरी, सडनली आप शांत हो जाते, सब शांत हो जाते हैं, क्योंकि यही है। बाकी सब टाइम पास है, सब टाइम पास कर रहे हैं। ब्यूटीफुल। इम्पैक्ट का बहुत अच्छा मतलब बताया था, जो मेरे ही शो के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, बताइए। अच्छा, हाँ, मेरे लिए इम्पैक्ट जो है, इम्पैक्ट शब्द जो है वो ये है, ये नहीं कि जो हमने किया वो हमारी डेस्टिनी थी, हमने तो जो किया वो ना। इम्पैक्ट लाइज इन द फैक्ट कि आपके होने से दूसरे लोगों ने क्या सीखा और उस काम को दूसरे लोग आगे कैसे लेके जाएंगे, और दूसरे, जिसको कहते हैं ज्योत से ज्योत जली, दिया से दिया जलता है ना। बिल्कुल। आप एक कैंडल जलाते हैं, उस कैंडल से आप 1000 कैंडल्स और जलाते हैं ना। तो ये जो गति है, ये जो चीज़ है, दैट इज़ अ रियल इम्पैक्ट। क्योंकि दूसरे, और हम, हो सकता है मैं आप, आई एम 58 टुडे, अनदर 10-12 years आई हैव टू पैक अप, हमारा भी बोर्डिंग पास अब रेडी हो रहा है, निकलेंगे। लेकिन जाने से पहले जो हम सिखा के जा रहे हैं लोगों को, डेमोन्स्ट्रेट करके जा रहे हैं, लोगों को जो मॉडल्स बना के दे के जा रहे हैं, लोगों को जो स्टोरी टेलिंग के द्वारा हमने जो बातें समझाई हैं, लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाई हैं, लोगों को, और कंसिस्टेंटली करके दिखाई हैं। सो आई थिंक दैट इज़ अ रियल इम्पैक्ट। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी पता है कब होती है? लोगों को ये लगता है, अरे हम जब जाते हैं एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशन पे, मॉल में, तो सब लोग आ जाते हैं, दौड़ते हुए आते हैं, सर एक सेल्फी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। थोड़ा बहुत जानते हैं लोग मार्केट में, तो आ जाते हैं प्यार से, प्रेम से। मुझे उस वक्त खुशी नहीं होती, लेकिन मुझे उस वक्त बड़ी खुशी होती है जब
हम बोर्डिंग हो रही होती है, हम एयरप्लेन में बैठे होते हैं, तो बिजनेस क्लास वहाँ से दौड़ के एक आदमी आता है, और ये पीपल बाबा पता है आपके कहे पे वो एयर होस्टेस करिए सर वापस जाइए, तो प्लेन इज अबाउट टू टेक ऑफ, चलिए अपनी सीट पे वापस। अरे मैंने वो जो रूफटॉप आपने बोला था ना, मैंने लगा दिया, मैंने 500 पेड़ लगा दिए, मैंने 400 पेड़ लगा दिए। तो वो जो आपको इतना खुशी आपको देती है कि हाँ हमने जो कहा, हमने जो किया, लोगों ने किया। छोड़ो उस बात को, लेकिन जो लोग कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। और मैं सच कह रहा हूँ, यकीन मानिए, इस वक्त 4 लाख लोगों ने, ये तो मेरी नॉलेज में है, कई चीज़ें तो मेरी नॉलेज में भी नहीं है, जो मेरी नॉलेज में है, 4 लाख लोगों ने सर फार्म हाउसेस में छोटे छोटे माइक्रो फॉरेस्ट लगाए हैं। यही लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी बैल्कनी पौधों से भर दी। रूफटॉप्स हैं, उन्होंने पूरा उसको माइक्रो ग्रीन्स एंड किचन गार्डन और पौधों से भर दिया। आईएएस ऑफिसर्स, पुलिस, बीएसएफ, आर्मी, हाउसवाइफ्स, होम मेकर्स, स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी कैंपसेस, लोगों ने किया है। And I think impact means how you empower other people. Impact means how you educate other people. आपका जैसे ये चैनल है इम्पैक्ट स्टोरीज, अगर आपके यहाँ पर दिखाई हुई कोई भी कहानी से अगर मैं समझता हूँ 10 लोगों पे भी इम्पैक्ट हो गया, और 10 लोग आज उठ के कहें कि नहीं हम भी जो भी हमको सुना और हमें समझ आया, हम भी ये चीज़ करेंगे, आई थिंक दैट इज़ द रियल इम्पैक्ट। इम्पैक्ट कभी भी ये नहीं होता कि एक इंसान ने क्या किया, अरे वो एक इंसान ने क्या किया, वो तो मर ही जाएगा, वो तो नश्वर है, शरीर नश्वर है, वो तो एक ना एक दिन मिट्टी में मिल ही जाएगा, डस्ट ऑन टू डस्ट, वो तो खत्म, तो इम्पैक्ट खत्म हो गया। ना ना ना, इम्पैक्ट वो है जो अमर है, सनातन जो बोलते हैं, वो ना उसका अंत है ना वो क्या। हमने भी तो किसी से सीखा, हमने भी नानी से सीखा, नानी ने किसी से सीखा होगा, हमें उसको स्टडी करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए ओशो ने हमारे ऊपर काम किया, और हम आज काम कर रहे हैं, और 4 लाख लोग और जुड़ गए हैं, है ना। तो ये है, दिस इज इम्पैक्ट। आई थिंक इम्पैक्ट इज समथिंग विच यू एम्पावर अदर पीपल एंड यू गिव देम दैट कॉन्फिडेंस दैट यू कैन ऑल्सो डू इट। दैट इज द रियल